नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां पर हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 की जनरल स्टडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 40 चुनिंदा और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। आपके एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? कजान, रियो डी जेनेरियो, आबू धाबी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है 2024 में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। अब बात करते हैं कजान शहर की। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके रूस का एक शहर है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। मोस्टली व्लादिमीर पुतिन को सभी लोग जानते ही होंगे कौन है। तो ये आपके रूस के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है 2024 में। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? तो ये किया जाएगा आपके ब्राज़ील देश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड, ईरान, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कीर स्टारमर की, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, यूनाइटेड किंगडम के आपके कीर स्टारमर आपके प्रधानमंत्री बने हैं। ये किसको रिप्लेसमेंट करके बने हैं? इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। तो ये बने हैं आपके ऋषि सुनक को रिप्लेसमेंट करके, क्योंकि ऋषि सुनक इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के थे। इनको हराकर आपके कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की के आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका आयोजन मलेशिया देश में किया गया। अब मलेशिया की राजधानी में किया गया था, जिसकी राजधानी है आपकी कुआलालंपुर। क्या है आपकी? कुआलालंपुर आपकी इसकी राजधानी है, जिसका आयोजन 2025 में किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 8, 10, 12। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन सूचकांक की कि भारत की कौन सी रैंक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की इस बार 10वीं रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। बात करते हैं इसका टॉप पर कौन है। तो यहाँ पर ये स्पेशल आपको लर्न करना है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर कोई भी कंट्री आपका जगह नहीं बना पाया है। तो 4th नंबर की जो रैंक है वो किसकी है? तो वो है आपकी डेनमार्क की। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत के रेफरेंस में 2025 में 10वीं रैंक है, जबकि सर 2024 में कितनी रैंक थी? तो भारत की 2024 में रैंक थी आपकी 7th। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए। तो 2024 में जो रैंक है भारत की 7 है, जबकि 25 में भारत की रैंक है 10। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1763, 1773, 1789। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष आपकी हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अब ये प्रारंभ कब हुई है वो भी देख लीजिए। तो ये हुई है आपकी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था आपका लुई 16। किस राजवंश का था? तो वो है आपका बुर्बो राजवंश का, यानी बुर्बो डायनेस्टी का वो राजा था। उस समय आपकी लड़ाई हुई थी या फिर क्रांति स्टार्ट हुई थी फ्रांस में। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए।
जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन है, क्रांति है आपकी, उससे संबंधित लगभग हमने 50+ क्वेश्चंस को आपको तैयार किया है, जिसका वीडियो आपको संडे को अवेलेबल होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? श्रीगुप्त, धर्मपाल, वासुदेव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, धर्मपाल के द्वारा यह किया गया था। अब बात करते हैं धर्मपाल की। तो धर्मपाल आपका कौन था? तो ये आपका बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक है? ये आपके बंगाल का शासक था। ये किस वंश से आपका था? तो ये आपका पाल वंश का शासक था। ये इम्पोर्टेंट है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, जिसने आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया? 1917, 1835, 1765, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल शासक, देखिए एक तो आपका यहीं पर आपको याद करना है कि किसने आपके साइन किए थे। तो बादशाह शाह आलम द्वितीय ने साइन किए थे। क्वेश्चन पूछा गया किस वर्ष किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1765 ईस्वी में ये साइन किए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। बात करते हैं इसकी इतिहास की। तो जैसे मान के चलिए कि जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ है आपका 1764 ईस्वी में, जिसमें आपके मुगल शासक, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब तीनों ही मिलकर लड़ रहे थे यहाँ पे किससे? ब्रिटिशर्स से। तो उन तीनों ने मिलकर आपके ब्रिटिशर्स ने उन तीनों को मिलकर हरा दिया था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें। तो उसके बाद में आपके मुगल शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, जिसके अंतर्गत आपके उड़ीसा, ये 3 स्टेट आपको लर्न करने ही करने हैं, बिहार और बंगाल की दीवानी आपको सौंप दी थी, क्योंकि उस समय ये तीनों राज्य ही बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं सर कि ये कृष्ण प्रथम कौन थे? तो कृष्ण प्रथम कौन है आपके? तो ये राष्ट्रकूट वंश के आपके राजा थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जिनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल 1756 से लेकर 74 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये एलोरा की गुफाओं में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? ये आपके एलोरा की गुफाओं में ये स्थित हैं, जो कि स्थित है आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट है, आपके लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से चार्टर के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या है आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका गवर्नर जनरल बना था भारत का
पहला इसको आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी ने आपकी 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था भारत से, इसलिए और ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं सर 1813 के चार्टर एक्ट की। तो इसके चार्टर एक्ट के थ्रू ही आपकी जो उच्च शिक्षा है उस पर अंग्रेज़ों ने 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? सर जॉन विलियम्स, सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1784 ईस्वी को। इस डेट को आपको लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? गौथिक शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछी गई है कौन सी शैली भारत की स्थापत्य शैली नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गौथिक शैली। क्योंकि जो गौथिक शैली है वो आपकी यूरोप की शैली है, ना कि भारत की। जबकि नागर शैली कहाँ की है और द्रविड़ शैली कहाँ की है? तो जो नागर शैली है आपकी वो नॉर्थ इंडिया में जितने भी आपके मंदिर बने हुए हैं उनमें आपकी देखी जाती है। जबकि द्रविड़ शैली जो आपके साउथ के मंदिर बने हैं उनमें देखी जाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पहले भी पूछे गए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ था? 1800, 1805, 1815। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की बात की जा रही है कि अंतिम रूप से कब पराजित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1815 में। 1815 में ऐसा क्या हुआ था? तो उस समय एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध। क्या है आपके? वाटरलू के युद्ध में ये बैटल में ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हार गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 1815 में ये हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था? तो वो बना है आपके 1804 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ से 1804 में ये राजा बना है, हार गया था 1815 में वाटरलू के युद्ध में। इसकी डेथ कब हो गई थी? तो डेथ हो गई थी आपकी 1821 में। ये देखिए फ्रांस क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आपकी संडे को वीडियो अवेलेबल होगी फ्रांस की क्रांति से संबंधित, जिसमें आपके 50+ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया है, जो कि प्रीवियस ईयर और अपने इनपुटों को इन्वॉल्व करके हमने वीडियो आपके लिए तैयार किया है। संडे को अवेलेबल होगा। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमें कोई कमेंट सजेशन भी देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे देखते हैं। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बाबर के समकालीन थे आपके कृष्ण देव राय। अब बात करते हैं कृष्ण देव राय का आपका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो शासनकाल इनका रहा है आपका 1509 से लेकर 1509 ईस्वी से लेकर 29 ईस्वी तक। इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि भारत में आपके बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो बाबर का शासनकाल रहा है आपके 1526 से लेकर 30 ईस्वी तक। तो ये दोनों ही यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं आपके, इसलिए ये जो आंसर है वो बाबर होगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कृष्ण देव राय के बारे में। तो ये कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे आपके विजयनगर के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर आयोग। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन से आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच कब आया था? तो वुड डिस्पैच आया था आपके 1854 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी आयोग के अकॉर्डिंग भारत में यूनिवर्सिटी की, जो आज की यूनिवर्सिटी हैं, उनको स्थापना करने की परमिशन दी गई थी। इसके अंतर्गत आपके 3 यूनिवर्सिटी ओपन किए गए थे, तीनों प्रेसिडेंसी में। नंबर 1 मद्रास प्रेसिडेंसी में, नंबर 2 मुंबई प्रेसिडेंसी में और नंबर 3 आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 यूनिवर्सिटी ओपन किए गए थे इसके अकॉर्डिंग। इसलिए हम वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही ये प्रतिबंधित किए गए थे, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। सॉरी, इसे आंसर को जरा चेंज कर लीजिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन है आंसर। सही आंसर क्या है आपका? लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आपका एक प्रतिबंधित किया हुआ अधिवेशन भी देख लीजिए। 1932 में एक अधिवेशन होना था आपके बनारस में, लेकिन इसके द्वारा इसे मना कर दिया गया और इसको क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलिंगटन। शोषण के विरुद्ध एक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, विधि अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शोषण के विरुद्ध क्या है आपका? एक मौलिक अधिकार है। क्या है आपका? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब ये मौलिक अधिकार कहाँ पे आपको दे रखे हैं? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल नंबर जैसे ही आप पढ़ोगे 23 और 24 दोनों में ही आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखे हैं। इसमें बोला गया है कि जो आपके बच्चे हैं, या फिर कह सकते हैं कि मानवीय व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी मानवीय देह का व्यापार प्रतिबंधित है इसके अंतर्गत। जबकि आर्टिकल नंबर 24 में प्रतिबंधित है कि अगर 14 साल से वर्ष से कोई बच्चा नीचा है या फिर कह सकते हैं कम है आपका, वो आपके कारखाने फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? 25 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान दे रखा है कि आप कोई से भी धर्म अपना सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर ऑप्शन देख लीजिए। समानता का अधिकार कहाँ पे दे रखा है? तो समानता का अधिकार आपको दे रखा है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। जबकि संपत्ति का अधिकार कहाँ पे दे रखा है? ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया बाद में। संपत्ति के अधिकार को किस में कर दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 300A में इसे जोड़ दिया गया है और क्या बना दिया गया? कानून बना दिया गया, लीगल बना दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन थे? जॉन लॉक और रूसो, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स। जॉन लॉक और एडम स्मिथ, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक की कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 जॉन लॉक और एडम स्मिथ के द्वारा उदारवाद की स्थापना की गई थी। बात करते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ को हम इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी पूछी गई है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है?
मार्क्स, लेनिन, स्टालिन उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसके थ्रू पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है आपको कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन के अलावा इससे अधिक कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट है, इसको आपको फाइंड करना है कि किसके द्वारा दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक का नाम भी आपको लर्न करना है, दास कैपिटल। दास कैपिटल में ये आपकी बातें कही गई हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में आपका प्रकाशन हुआ है दास कैपिटल नामक पुस्तक का, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ये प्रावधान या ये स्टेटमेंट दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है राज्य का एक आवश्यक बुराई है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये किसको संदर्भित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को ये संदर्भित करता है। अब इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इम्पोर्टेंट है, तो ये थॉमस पेन के द्वारा ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थॉमस पेन के द्वारा दिया गया है। थॉमस पेन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कॉमन सेंस। क्या है आपकी? कॉमन सेंस। अब बात करते हैं कॉमन सेंस बुक के बारे में। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक आपकी TRE 3 में पूछी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉमन सेंस पुस्तक का क्वेश्चन आपका आ चुका है TRE 3 में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी है? मनु, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आपके दंड शास्त्र परंपरा से, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य से ये जुड़ी हुई है। बात करते हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य का जो फेमस नाम है वो क्या है? तो वो है आपका चाणक्य। जब इनके बचपन का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो है आपका विष्णुगुप्त। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है आपकी? अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र आपकी कोई इकोनॉमिकी की बुक नहीं है, ये आपकी राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है आपकी? राजनीतिक सिद्धांत इसके अंतर्गत आपके संदर्भित किए गए हैं, इसलिए ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। इसमें ही आपके दंडशास्त्र के बारे में बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? वार्डन, फिगिस, लास्की, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है। बहुलतावादी का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जिसमें बहुल राज्य, यानी जिसे क्या है एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट किए जाएं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, उपरोक्त में से कोई भी आपका बहुलतावादी विचारक नहीं है। बहुलतावादी विचारक कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। तो उनमें आपके गियर्स हैं, दूसरे आपके मेंटलैंड है, आपके तीसरे आपके बोधा हैं, चौथे आपके हॉब्स हैं। तो ये सभी बहुलतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जबकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का ही भाग मानी जाती है। आपने 1973 का एक केस सुना होगा केशवानंद भारतीय का। केशवानंद भारती के केस में आपके 13 जजों की
जो पीठ थी उसने ये बताया था कि आपके जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संशोधन योग्य है, बिल्कुल योग्य, क्योंकि एक बार इसमें संशोधन ऑलरेडी किया जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। इसी तरह प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक है, यानी उसके वर्णन में उसके मूल को समझने में प्रस्तावना आपके क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है और आपके संशोधन के योग्य भी है और इसमें निर्वाचन करने में सहायक भी है। किस भारतीय संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यालय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल होता है वो अभी वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष का है, लेकिन कुछ समय के लिए 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। वो कौन सा संविधान है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसको अगले ही संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कितना है, 1978 में इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष फिर से कर दिया गया, जबकि ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1995, 1997, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है विश्व व्यापार संगठन की कि स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। बात करते हैं सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है आपका। इसके पुराना नाम क्या है या ओल्ड नेम क्या है आपके विश्व व्यापार संगठन का? तो इसका ओल्ड नेम है आपका गेट। क्या है आपका? गेट, GATT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें गेट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो उसकी फुल फॉर्म होगी आपकी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके फुल फॉर्म को भी आपको लर्न करना है। इसका ओल्ड नेम गेट है। इसकी स्थापना हुई है आपके 1995 को, जिसका हेडक्वार्टर है आपके जेनेवा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सूरत, वापी, गांधीनगर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये सूरत में स्थित है। सूरत कहाँ पर स्थित है? तो सूरत आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसी भारतीय राज्य के पास यानी किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कौन से वाले राज्य के पास सबसे ज़्यादा ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी मुंबई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रमुख कारण पूछा जा रहा है बेरोजगारी का भारत में, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यही आपका मेन कारण है भारत में बेरोजगारी का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 15 मार्च, 15 फरवरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अदर
जो दे रखे हैं 15 अप्रैल और 15 फरवरी को, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 अप्रैल को करते हैं विश्व कला दिवस। क्या करते हैं आपका, विश्व कला दिवस। जबकि 15 फरवरी को कौन सा दिन होता है सर, तो 15 फरवरी को होता है आपका एकल जागरूकता दिवस। क्या है आपका, जागरूकता दिवस हम मनाते हैं, अवेयरनेस डे मनाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है आपका सर्विस सेक्टर। क्या है आपका, सर्विस सेक्टर। यहाँ पे बात की जा रही है जीडीपी की। तो देखिए जीडीपी में वाई वैल्यू यानी जो आपका मनी है उसके अकॉर्डिंग टर्सरी जो सेक्टर है आपका सबसे अधिक योगदान देता है। लेकिन वहीं अगर आपके वर्क फोर्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स किस में लगा हुआ है, लोग एम्प्लॉयमेंट कौन सा क्षेत्र देता है, तो वो है आपका प्राइमरी। इस चीज़ को बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। बाई मनी आपका टर्सरी सेक्टर होगा, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्राइमरी सेक्टर होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। निर्यात बंद, आयात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आयात और निर्यात बंद। मान के चलिए कि आपका कोई इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही बंद हो जाएंगे। ना तो आप किसी से आयात कर रहे हैं, ना ही किसी देश को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका लॉस इन प्रॉफिट क्या रहेगा, बिल्कुल ही जीरो रहेगा। ऐसा कोई कंट्री है तो बिल्कुल कंट्री है, वो है आपकी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किसी से भी आपका ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी ना तो एक्सपोर्ट करता है ना ही वो इम्पोर्ट करता है। भारत की अर्थव्यवस्था सर किस प्रकार की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आयात निर्यात बंद। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। लंदन का बंदरगाह, रोटरडैम का बंदरगाह, लिस्बन का बंदरगाह, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोटरडैम का बंदरगाह। और रोटरडैम का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके नीदरलैंड जो यूरोप का कंट्री है उसमें आपका स्थित है। नीदरलैंड के रोटरडैम में सबसे ज़्यादा आपका क्या किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर ही होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे यूरोप में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। नमूनाकरण त्रुटि, गैर नमूनाकरण त्रुटि, डेटा संग्रह में त्रुटि, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डाटा अधिग्रहण करने में जो उत्पन्न यानी डाटा कलेक्शन करने में जो उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि, यानी आपकी नॉन सिंपल एरर होती है आपकी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक कांच की पट्टी पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्या होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक कांच की पट्टी है, मान के चलिए ये कोई कांच की पट्टी है और इसका ये क्या है, आपका एक अविलंब है। एक मीडियम, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है। इसमें बात की जा रही है कि अविलंब के अनुदिश क्या है, आपकी अविलंब के अनुदिश कोई आपतित किरण है। यानी मान के चलिए ये आपतित किरण है, तो ये आपका कितने का आपतन कोण बनाएगी। तो क्योंकि अविलंब के आपतित किरण है वो सीधी निकल जाएगी, कोई भी एंगल आपका नहीं बनाएगी, इसलिए ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री का एंगल।
लेकिन अब वहीं अगर किसी एंगल पे आपकी जाती है तो कोई ना कोई आपकी एंगल बनाती है, वो होगा आपका आई, ये होता है आपका आर। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। आपतित कण अगर अविलंब के आपतित है, अविलंब के अविलंब के ही पैरेलल है तो कोई भी एंगल नहीं बनता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। साइक्लोन पेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 12, 15, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है साइक्लोपेंटेन में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं या सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करते हैं साइकिल बॉन्ड की। तो देखिए किस तरह से आपका ये बनता है। यहाँ पर आपके मान के चलिए कि ये बॉन्डिंग की जा रही है, तो यहाँ पर ये कितने होते हैं साइक्लोपेंटेन में 6 कार्बन होंगे आपके। तो यहाँ पर प्रत्येक से आपके 2-2 H आपके जोड़ दिए जाते हैं। तो जितने आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही क्या होते हैं आपके एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एकल बंध बनते हैं। तो इसमें जो टोटल बनेंगे वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 3, 15 एकल बंधों की संख्या होती है साइक्लोपेंटेन में। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब राज्य में। क्योंकि पंजाब राज्य में आपकी जो उत्पादकता है वो सबसे हाई मानी जाती है एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर आपकी यूज की जाती है, इसलिए इसकी हाई होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑस्ट्रेलिया। जबकि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर है आपका रूस। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत की रैंक है आपकी 7। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले को सिल्क सिटी की संज्ञा दी जाती है? भागलपुर, वैशाली, नवादा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किस जिले की सिल्क सिटी की संज्ञा दी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भागलपुर को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 2007, 2008 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 2005 में ये प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये यूपीए की सरकार जब आई थी, यानी जो कांग्रेस सरकार थी उसने इसको प्रारंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? 1947, 1948, 1949, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो परमहंस मंडली है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष आपकी हुई है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको चीज़ों से जुड़े रहना है। समझ लीजिए, पहले आंसर देख लेते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में कब हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई है। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है आपके पांडुरंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनका नाम अक्सर करके आता है, पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ईजिली आप दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए कंटेंट बेस्ट लेकर आएँ। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे एस्टेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपकी लिंक आज ओपन हो चुकी है। इसके फॉर्म आपके 19 से लेकर 28 तक भरे जाने हैं।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एस्टेट का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टीजीटी और पीजीटी में मौका मिल सके 2026 में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।